नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। एक बार फिर मौत के सौदागरों ने मोटी रकम कमाने के चक्कर में जान दांव पर लगा दी। परिजनों ने देशमुख हॉस्पिटल पर आरोप लगाते हुए बताया है कि मरीज की बीमारी जांच किए बिना बुखार में ऑपरेशन कर दिया, जिससे मरीज की मौत हो गई है। मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में अब अस्पताल मरीजों की जान पर दांव खेल रहा है। जी हां, मामूली बुखार के चलते हॉस्पिटल ने मोटी कमाई के चक्कर में उसका ऑपरेशन कर दिया, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई। इसी तरह का एक मामला उज्जैन के लाल बहादुर शास्त्री मार्ग स्थित देशमुख हॉस्पिटल का एक मामला सामने आया है, जिसमें अधिक रुपए वसूलने की मंशा से अस्पताल प्रबंधन ने मरीज का ऑपरेशन कर डाला। ऑपरेशन के बाद मरीज के सारे ऑर्गन फेल हो गए और उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन गोपाल धाकड़ का आरोप है कि 28 अक्टूबर को मीना धाकड़ की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें देशमुख अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद वहां मौजूद डॉक्टर ने मरीज का बिना चेकअप किए ऑपरेशन करने का बोल दिया और साथ ही धमकाया भी से कि ऑपरेशन करने में देरी हुई तो मरीज की तबीयत बिगड़ सकती है, जिसके बाद जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इन परिस्थितियों को देखते हुए मैंने तुरंत रुपए जमा कर दी और अस्पताल द्वारा ऑपरेशन के लिए दस्तावेजों पर साइन करा लिए गए। मैंने ड्यूटी डॉक्टर से पूछा कि बीमारी क्या है, तो डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया कि अभी ऑपरेशन करना जरूरी है, बीमारी के बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने डॉक्टर की बात मान ली और रुपए भी जमा कर दी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बताया कि मरीज की हालत और नाजुक हो गई, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर ले जाना होगा। इसके बाद मरीज को तुरंत इंदौर बॉम्बे अस्पताल लेकर गए तो वहां डॉक्टर ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि किस बीमारी का इलाज करने के लिए देशमुख हॉस्पिटल के अस्पताल प्रबंधक द्वारा मरीज का ऑपरेशन किया गया। कुल मिलाकर मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में आए मरीज की जान पर दांव खेला गया और बगैर बीमारी जाने ऑपरेशन कर डाला, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई और मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर लिए। बहरहाल जो भी हो, मरीज की मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने रकम ऐंठने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब पीड़ित परिजनों ने मीडिया के सामने इंसाफ की गुहार लगाई है और कहा है कि आज जो हमारे परिवार के सदस्य के साथ हुआ है, हम चाहते हैं दोबारा किसी और परिवार के सदस्य के साथ ऐसा नहीं हो और किसी मासूम की जान नहीं जाए और ऐसे मौत के सौदागरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इसकी शिकायत फिलहाल परिजनों ने नीलगंगा पुलिस को भी की है। थाना प्रभारी तरुण कुरुल के अनुसार आवेदन प्राप्त हुआ है। अब मामले की जांच की जा रही है। अब देखना यह है ऐसे मौत के सौदागरों पर किस तरह की और कब कार्रवाई होती है। आज हमारे थाने पर अखिल भारतीय भलाई महासभा के कुछ सदस्य यहाँ उपस्थित हुए थे और उन्होंने ज्ञापन दिया है कि भलाई समाज की एक महिला है मीना धाकड़, उनको डेंगू के इलाज के लिए देशमुख हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और इनका समाजजनों का ये आरोप है कि देशमुख हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण उक्त महिला की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो इस ज्ञापन को इसमें जो भी उन्होंने शिकायत की है उसमें सारे तथ्यों की पूरी तरह से जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 22/10 को भर्ती किया था और भर्ती के दौरान डॉक्टर देशमुख ने उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद हमारी बहू होश में नहीं आई और हमारी बहू के ऑपरेशन में बिना फिटनेस लिए ऑपरेशन कर दिया, एक्सपर्ट से राय लिए बिना कर दिया। ऐसी परिस्थिति में उन्हें यहाँ से रेफ़र कर दिया इंदौर, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। इस बीच में हम लोगों को यहाँ से छोड़ते समय हमसे एक ब्लैक चेक पूछ लिया और ब्लैक चेक देने में उन्होंने काफ़ी आनाकानी की। भाई महेश परमार जो तराना के विधायक है, उन्होंने देशमुख साहब को फ़ोन किया। फ़ोन करने के उनके बाद हमको काफ़ी चक्कर कटवा कर हमारा चेक वापस लौटाया। ऐसी परिस्थिति में मेरा परिवार, जिसके अंदर मेरे 2 नाबालिग पोते हैं,
जो आज इस परिस्थिति में आपके सामने खड़े हैं, इसके पीछे पूर्ण रूप से देशमुख हॉस्पिटल का हाथ है। और देशमुख हॉस्पिटल की मैं स्वयं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई शहरवासी कंप्लेंट कर चुके हैं, परंतु कोई सुनता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे परिवार का सदस्य तो गया, पर शहर के अन्य किसी भी परिवार का कोई सदस्य देशमुख की लापरवाही की भेंट नहीं चढ़े और उसका शिकार नहीं बने। मध्य प्रदेश भाजपा प्रभारी द्वारा ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी का विरोध करते हुए सर्व समाज द्वारा टावर चौराहा पर पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश के भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव द्वारा ब्राह्मण और बनिया के खिलाफ दिए गए बयान पर विरोध शुरू किया गया है। दरअसल मुरलीधर राव ने कहा कि ब्राह्मण और बनिया उनकी जेब में हैं। बयान के विरोध में मंगलवार को टावर चौक पर मुरलीधर राव का पुतला दहन किया गया। यह प्रदर्शन सर्वधर्म समाज द्वारा किया गया। यहाँ भाजपा के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इस दौरान राजेश त्रिवेदी, सोनू शर्मा, श्रवण शर्मा, वरुण शर्मा, रवि भूषण श्रीवास्तव, भरत शंकर जोशी, संचित शर्मा, गिरीश चौहान, जितेंद्र शुक्ल, प्रणय शर्मा, सतीश शुक्ला, विश्वजीत मीणा, कृष्णा कौशिक, अभिजीत बैरागी, हिमांशु शर्मा, शिवराज पन्ना, रचित व्यास, शुभम जोशी, सोहेल जैदी, अमन बन्ना, प्रदीप वाजपेयी आदि उपस्थित रहे। जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनाजीत पे जहर चुकेगा खून मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उपभोक्ताओं को पेट्रोल कम देने की शिकायत मिलने पर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई की गई। खाद्य एवं नापतोल विभाग की संयुक्त टीम को जिला आपूर्ति नियंत्रक मोहन मारू के साथ भेजकर महिदपुर के भारत पेट्रोलियम डोसी पंप एवं सांवरिया एनर्जी फ्यूल भारत पेट्रोलियम ग्राम कटारिया महतपुर की जांच की गई। जांच में डोसी पंप महतपुर में 6 पेट्रोल की नोजल में से एक नोजल में 15 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर में कम देना पाया गया और 6 डीजल नोजल में से एक नोजल में 18 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर कम देना पाया गया। शॉर्ट डिलीवरी होने पर पेट्रोल एवं डीजल की दोनों नोजल नापतोल निरीक्षक दीपशिक्षा नागले द्वारा सील कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। डीप स्टॉक डेंसिटी प्रारंभिक जांच में सही मिली। गुणवत्ता परीक्षण हेतु पेट्रोल एवं डीजल के सील पैक सैंपल भी लिए गए। इसी प्रकार ग्राम कटारिया के सांवरिया एनर्जी फ्यूल पंप की जांच की गई, जिसमें 5 लीटर में डिलीवरी चेक करने पर मानक अनुसार पाया गया। पेट्रोल डीजल का स्टॉक डेंसिटी प्रारंभिक जांच में सही होना पाया गया। गुणवत्ता परीक्षण हेतु पेट्रोल डीजल के सील पैक सैंपल लिए गए। जांच दल में सहायक आपूर्ति अधिकारी महतपुर सुनील वर्मा, श्रीराम बर्डे और जैन, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविंद्र सेंगर घटिया, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नीलेश यादव महतपुर एवं नापतोल निरीक्षक दीपशिखा नागले द्वारा कार्रवाई की गई। कृषि विभाग ने बीज विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। निरीक्षण के दौरान बीज विक्रेता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाया। मैसर्स तनिष्क एग्रो एंड फूड जलालखेड़ी उज्जैन के गोदाम और दुकान पर कृषि विभाग द्वारा 8 अक्टूबर को निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किया गया था। इस टीम में एसडीओ सुबोध पाठक और मनोहर गिरी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान उनके गोदाम में बीज का भंडारण पाया गया था। भंडारित बीज के संबंध में रिकॉर्ड निरीक्षण हेतु मांगा गया, तो इसके संबंध में तनिष्क एग्रो इनपुट के प्रतिनिधि राजू सिन्हा द्वारा भंडारित बीज से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि संबंधित संस्था द्वारा अनाधिकृत रूप से बीज का व्यवसाय किया जा रहा है, जो कि बीज अधिनियम 1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 का उल्लंघन है। इस संबंध में कृषि विभाग के एसडीओ सुबोध पाठक ने बताया कि जांच टीम की रिपोर्ट के बाद उप संचालक कृषि एवं बीज अनुज्ञापन अधिकारी जिला उज्जैन ने बीज आदेश 1983 के अखंड 11 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मेसर्स तनिष्क एग्रो इनपुट जलालखेड़ी जिला उज्जैन का बीज विक्रय पंजीयन क्रमांक 1235 तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबित अवधि में विक्रेता किसी प्रकार का बीज व्यवसाय नहीं कर सकेगा।
तनिष्क एग्रो इनपुट के नाम से धर्मबड़ले पे लाइसेंस है और ये बीज उत्पादन का धंधा करते थे। सामान्य चेकिंग में उनके यहाँ देखा तो उनका तो धंधा होना नहीं पाया गया, किंतु किसी और के बीज वहाँ पाए गए जो एक्ट के हिसाब से अनाधिकृत है और कोई रिकॉर्ड नहीं पाएगा। किसी तरह का रिकॉर्ड न रखने और भिन्न संस्था का बीज रखने के उपलक्ष्य में उप संचालक कृषि को रिपोर्ट दी गई, जो कि अनुज्ञापन अधिकारी हैं, और उन्होंने उसको प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की है। इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी? अब उनका जवाब आएगा, अपील करेंगे वो, तो उस पर देखेंगे, उससे अगर संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। देश भर का प्रसिद्ध गधों का मेला उज्जैन में 5 दिन पहले ही शुरू हो गया है। लगभग 70 से अधिक गधे उज्जैन पहुंच चुके हैं। उज्जैन में प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी शिप्रा नदी के पास 15 नवंबर से 20 नवंबर तक गधों का मेला लगेगा, लेकिन इससे पहले ही कई व्यापारी अपने गधे बेचने के लिए शहर में आ चुके हैं और अब इनके खरीदार भी पहुंचने लगे हैं। हर साल प्रदेश भर के व्यापारी उज्जैन के मेले में गधों की बिक्री खरीदी करने के लिए आते हैं। व्यापारी कमल प्रजापत ने बताया कि 11 से मेले की शुरुआत होगी, लेकिन अभी 70 से अधिक गधे शाजापुर, सुसनेर, राजस्थान, महाराज, जीरापुर से बिकने के लिए आ चुके हैं। हालांकि 2 वर्षों से मेले में रौनक नहीं है। व्यापारी और खरीदार भी बहुत कम संख्या में मेले में पहुंच रहे हैं। मेले में गधों की कीमत यहां 5,000 से 30,000 रुपए तक रहेगी। गधों के इस मेले में कई बड़े और छोटे खरीदार आते हैं। गधों के मेले की खास बात है कि ये सभी गधों के दांतों के देखकर खरीदारी होती है। उज्जैन के पास साहेब खेड़ी से आए किसान सोमेश्वर ने कहा कि कोरोना के कारण बीते 2 वर्षों से जानवरों की संख्या में कमी आई है, इसलिए व्यापार भी चौपट हुआ है। किसान का दर्द ये भी है कि आज मशीनी युग में गधों की कीमत कम कर दी है। अब छोटे व्यापारी गधों से अपना काम चला रहे हैं। 15 नवंबर से गधों के इस मेले में जानवरों की संख्या बढ़ेगी, जिसके बाद मेला शबाब पर आएगा। उम्मीद की जा रही है कि हमेशा की तरह इस बार भी भोपाल, राजस्थान, महाराज, जीरापुर, शाजापुर, मक्सी, सुसनेर, सारंगपुर सहित अन्य जगह से ज्यादा व्यापारी मेले में पहुंचे। सर तो क्या है कि जैसे मैं मतलब यहाँ से मेरा हमारे बाप दादा के समय से मतलब जानवर का मैं चलाता था। करीब मुझे 5 साल का, इससे मुझे होश है। मैं इस मेले में अच्छे मेला कर रहा हूँ गधे घोड़े का। मतलब ये पूरी दावनी भराती थी यहाँ से मालक, उसके बाद पूरी भूखे माता एरिया भराता था, यहाँ से पूरा भराता था, लेकिन क्या पूरी पैदाइश ही खत्म हो गई। जानवर बहुत जानवर कम है, 60-70 जानवर है और 11 से जानवर आना चालू हो जाएगा यहाँ। भाई साहब यहाँ पे जानवर बिकेगा 10,000 रुपये से जानवर शुरू हो जाता है अपने यहाँ। तो अपने कम से कम गधे का भाव बताना 30,000 रुपये तक का गधा है यहाँ पे। उसके बाद घोड़े से शुरू होगा 15,000 रुपये से घोड़ा शुरू होगा, 1.5 लाख रुपये तक का घोड़ा बिकता है। आइए डालते हैं देश दुनिया पर एक नजर। रतलाम जिले के सेलाना गांव में हुए ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने चाचा सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रतलाम जिले में हुए तेहरा हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया। जी हां, पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के चाचा ने 5 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर भतीजे और 2 मासूम पोतों की हत्या कर दी थी। रतलाम जिले के सैलाना स्थित ग्राम देवरुंडा में पिता सहित 2 मासूम बच्चों की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मासूम बच्चे के सामने पिता की पहले तो लाठियों से बेरहमी से पिटाई की और फिर बेसुध घायल पिता के साथ दोनों जिंदा बच्चों को मोटर से बांधकर कुएं में फेंक दिया। मृतक के भाई जगदीश ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप भी लगाया है। जगदीश की माने तो पूर्व में परिजन द्वारा बड़ी अनहोनी की जानकारी पुलिस को दे दी थी, लेकिन सेलाना थाना ने उन्हें यह कहकर रवाना कर दिया था कि जब कोई बड़ी घटना हो तब थाने आना। परिजन का आरोप है कि पुलिस मामले को
गंभीरता से लेती तो पिता सहित 2 निर्दोष मासूम की हत्या नहीं होती और उनकी जान बच जाती। रतलाम एसपी गौरव तिवारी ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता में बताया कि मृतक लक्ष्मण भाबर के चाचा पूंजा उर्फ पूनमचंद खेती की पड़ोसी रूपी खराड़ी सहित उसके बेटे पीरू और दिलीप खराड़ी कमलेश एवं फुलजी गामन ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आरोपियों ने लक्ष्मण को पहले लाठियों से पीटकर बेहोश कर उसके हाथ पैर रस्सी से बांधे और बाद में दोनों मासूम विशाल एवं पुष्कर को भी मोटर से बांधकर कुएं में फेंक दिया। मृतक लक्ष्मण के साथ रविवार दोपहर उसके दोनों बेटे विशाल एवं पुष्कर खेत पर काम में हाथ बटाने आए थे। सभी आरोपियों का जमीन और खाल के गड्ढे में मोटर डालकर सिंचाई करने को लेकर विवाद चल रहा था। इस बात को लेकर दीपावली पर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद रविवार देर रात खोजबीन के दौरान लक्ष्मण और उसके मासूम बच्चे विशाल पुष्कर के शव कुएं से रस्सी में बंधे मिले। सभी हत्या के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। मारने के बाद देखा जाए तो इसमें जो पुराना विवाद चला आ रहा था वो पुंजा जो मृतक घनश्याम है लक्ष्मण का चाचा है उसके साथ इसकी जमीन के बंटवारे के बाद से लेकर इनका विवाद चल रहा था। अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसे बताना चाहूंगा जो 2 आरोपी पुंजा जो मृतक का चाचा है इसके ऊपर पूर्व में भी 307 का प्रकरण पंजीबद्ध है और दूसरा आरोपी जो फुलजी करके है जो रूपली बाई का सगा भाई है ये थाना सलाना का लिस्टेड गुंडा है। इसके ऊपर 8 मामले पंजीबद्ध। नागदा पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। नागदा पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, नागदा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चोर को पकड़ा है। नागदा सीएसपी मनोज रत्नाकर ने बताया कि 8 तारीख को वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रोककर गाड़ी के कागज मांगे तो बाइक सवार ठीक से जवाब नहीं दे पाया। शंका के आधार पर उससे पूछताछ की गई। इसके बाद उसे थाने लाया गया, जहां सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बाइक चोरी करना स्वीकार किया है। पकड़ाए गए आरोपी ने 5 अन्य लोगों के और भी नाम बताए हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ाए गए सभी आरोपियों पर पूर्व में गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज है। एक आरोपी पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज है व 2 अन्य आरोपियों पर हत्या करने के प्रयास व मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज है। सीएसपी ने बताया कि यह एक बाइक चोर गैंग है जो पिछले कई महीनों से शहर में गाड़ी चोरी कर रहे थे। गैंग में एक मैकेनिक भी है जो चोरी की बाइक के पार्ट्स अलग करने का काम करता था और एक शख्स इंजन से चेसिस मिटाने का काम करता था। फिलहाल ये वाहन चोर गिरोह नागदा पुलिस की गिरफ्त में है कि जब हमने हमारी नागदा पुलिस ने जब ये पहली गाड़ी बिना नंबर की पकड़ी तो ये प्रोसेस में ही थे और पकड़ी जब नंबर तो उस चेसे नंबर का उस वाहन नंबर से मिलान करा तो नहीं करा। फिर ये आए, फिर इसी प्रकार से मैंने बताया ना, जो वहाँ पे बाईपास पे जो दुकान थी उसके यहाँ से 2 चेसे नंबर और 2 इंजन नंबर और चेसे नंबर मिले तो ये बदलने के प्रोसेस में ही थे और जो किराए पर रह रहे थे उनके अभी कुछ सामान रखा हुआ था, अभी ये शिफ्ट नहीं कर पाए थे। इस बीच में इनसे ये गाड़ियाँ बरामद नहीं। पहले मैंने बताया कि इनके रिकॉर्ड हैं, 3 मर्डर के भी रिकॉर्ड हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर भी है, एक 457 380 नकबजनी भी है और इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स और LG शॉपी के दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लेने पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर 20% तक कैशबैक और फाइनेंस पर 10,000 तक के गिफ्ट वाउचर्स। साथ ही ₹1 डाउन पेमेंट, फर्स्ट EMI फ्री जैसे ऑफर्स और अश्योर्ड गिफ्ट्स अप टू 7,100 और 11 करोड़ जीतने का मौका भी। विजिट दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स फव्वारा चौक एंड LG शॉप, नावकर कॉम्प्लेक्स, फ्रीगंज। 37 वर्षों से आपकी सेवा में, गारंटेड लो प्राइस का वादा। त्योहार आए और खुशियां साथ लाए।
राजलक्ष्मी टीवीएस नगर निगम के सामने आगर रोड उज्जैन। राजलक्ष्मी टीवीएस इस त्योहार के सीजन में आपके लिए लाए हैं टीवीएस का महाधमाका ऑफर। राजलक्ष्मी टीवीएस पर आएं और पाएं विशेष ऑफर और छूट का लाभ। टीवीएस के कोई भी 2 व्हीलर वाहन पर इस नवरात्रि से दीपावली तक विशेष ऑफर और छूट का लाभ उठाएं। और यही नहीं, राजलक्ष्मी टीवीएस पर पाएं एक्सचेंज बोनस। किसी भी कंपनी की गाड़ी एक्सचेंज करने पर प्रत्येक वाहन की बुकिंग एवं खरीदे पर पाएं निश्चित उपहार। तो देर किस बात की, सीधे चले आए त्योहारों की खुशियाँ राजलक्ष्मी टीवीएस पर मनाने। 11 वर्षों से लगातार आपकी संतुष्टि एवं सेवा में तत्पर राजलक्ष्मी टीवीएस शोरूम, आगर रोड उज्जैन। कॉल करें 073429700013 पर। निरंजनी अखाड़े में भगवान कार्तिकेय का जन्मोत्सव व दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। दीपावली पर्व के बाद छठ तिथि को भगवान कार्तिकेय का जन्मोत्सव निरंजन अखाड़े में प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जहां इस वर्ष भी बड़नगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़े में भगवान कार्तिकेय का जन्मोत्सव धूमधाम से महामंडलेश्वर मंदाकिनी दीदी द्वारा मनाया गया, जहां साधु संतों के साथ समाज सेवी और उत्तर विधायक पारस जैन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में भगवान का पूजन अर्चन करने के पश्चात सभी साधु संतों का स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात संत भगवानों को भोजन भी कराया गया। मंदाकिनी दीदी ने जानकारी देते हुए बताया कि निरंजनी अखाड़े के जितने भी अखाड़े हैं, यहाँ उनकी शाखाएं हैं, वहाँ भगवान कार्तिकेय का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ छठ तिथि पर मनाया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी यहाँ पर मनाया गया है। हमारे अखाड़े के भगवान हैं और उन्हीं का जन्मोत्सव हम हमारे जहाँ जहाँ अखाड़े, निरंजनी अखाड़े जैसे हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार, इलाहाबाद, जहाँ जहाँ हमारे अखाड़े हैं वहाँ सब भगवान कार्तिक का जन्मोत्सव मनाते हैं। और सभी अखाड़े के जो सन्यासी है जो निरंजनी अखाड़े से जुड़े हैं वो इस कार्यक्रम को, इस जन्मदिन को बहुत खुशी से और उत्साह से मनाते हैं। और प्रतिवर्ष यहाँ मेरे गुरुदेव स्वामी अनंतानंद जी महाराज और मेरे गुरु रविंद्रपुरी जी महाराज दोनों के आशीर्वाद से उज्जैन में भी निरंजनी अखाड़े में प्रतिवर्ष भगवान कार्तिक का जन्मोत्सव मनाया। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के राइटर अल्लामा इकबाल की जयंती एवं विश्व उर्दू दिवस पर उर्दू राइटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सर डॉक्टर अल्लामा इकबाल की 144वीं येमो पैदाइश एवं वर्ल्ड उर्दू डे के मौके पर उर्दू राइटिंग कंपटीशन एक निजी स्कूल कैंपस में आयोजित किया गया, जिसमें मिडिल एवं हाई स्कूल के छात्र छात्राएं शामिल हुए। संयोजक हाजी मोहम्मद अली भाई रंगवाला एवं सचिव पंकज जायसवाल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। प्रोग्राम की सदारत करते हुए मुफ्ती आरिफ साहब ने कहा, डॉक्टर इकबाल हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे। आपने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की। आप महान शायर ए मशरिक और युग पुरुष थे। विशेष अतिथि सचिन नेर्गिया ने युवा शायर शाहनवाज असीमी, शिक्षाविद नदीम इकबाल, युवा तुर्क फिरोज पठान थे। प्रोग्राम की सदारत वरिष्ठ समाज सेवी हाजी नईम भाई ने की। आपने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि डॉक्टर इकबाल महान चिंतक और दूरदर्शी थे, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक रहे, लेकिन बाद में हालात ऐसे हुए आपका दृष्टिकोण बदला। प्रोग्राम में नौजवान शायर नवाज असीमी ने डॉक्टर इकबाल के अशआर प्रस्तुत कर कार्यक्रम में समा बांधा। जज की हैसियत से मौलाना सलमान साहब ने राइटिंग कंपटीशन की मार्किंग की। कंपटीशन में छात्र छात्राओं ने स्वामी विवेकानंद, अब्राहिम लिंकन, महात्मा गांधी, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग,
सुल्तान मोहम्मद फातेह, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, यासिर अराफात, सर सैयद अहमद, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर इकबाल आदि महापुरुषों के जीवन पर राइटिंग की प्रतियोगिता में शामिल सभी छात्र छात्राओं को संस्था द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए। संचालन मध्य प्रदेश हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाजी इकबाल ने किया। आभार उपाध्यक्ष समीर उल हक ने माना। उपरोक्त जानकारी संस्था अध्यक्ष इकबाल उस्मानी ने दी। शहर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित गोविंद शर्मा गुरुजी ने प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया। उज्जैन शहर में निजी कार्यक्रम में आए हुए प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा से मुलाकात कर शहर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित गोविंद शर्मा गुरुजी ने अपने पिताजी की 50 साल पुरानी तस्वीर भजन गायक अनूप जलोटा को आशीर्वाद स्वरूप भेंट की। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।